नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 1 जुलाई और 1 जुलाई से आपका एसएससी CHSL का एग्जाम स्टार्ट था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में 25 जीके जिसके 25 पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जितने रियल प्रश्न हो सकते थे वो मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि सीवीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि सीवीसी का अध्यक्ष पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आपके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे गए थे, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करते हैं तो 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पहले आयुक्त के रूप में अगर पूछा जाता कि पहले अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका निट्टूर श्रीनिवास राव होता। ठीक है, निट्टूर श्रीनिवास राव को भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में है जो कि चुना गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैप्पी आवर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 500 में ये पास आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर SSC CHSL एग्जाम का तो मॉक टेस्ट और PYQ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में SSC के द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न एग्जामों के मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पा सकते हैं, जैसा कि MTS का और CGL का बम्पर वैकेंसी आया है उसका भी पा सकते हैं। साथ में SSC के अलावा रेलवे के एग्जामों का भी मॉक टेस्ट पा सकते हैं, PYQ पा सकते हैं, डिफेंस के एग्जामों का भी पा सकते हैं, आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसका पा सकते हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उसका पा सकते हैं, या आप टॉप से टॉप लेवल के एग्जाम यानी कि UPSC से लेकर निम्न के निम्न लेवल तक के एग्जाम का यानी कि ग्रुप D तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पर मात्र एक ही पास में जो कि 500 मिलने वाला है उसमें आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, लिंक की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस PYQ आपको मात्र 500 में ही आपको यहाँ पर एक्सेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भरत मुनि होगा। ठीक है, इन नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को ही नाट्य शास्त्र कहा जाता है और इस जानकारी का सबसे पुराना जो ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता की बात करते हैं तो भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईस्वी पूर्व के निकट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा नाट्य शास्त्र और भरत मुनि से एक और प्रश्न आपका आता है कि नाट्य शास्त्र में कौन से शास्त्रीय नृत्य की जिक्र किया गया है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम का जो जिक्र है आपका नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, जैसा कि कथा सरित सागर की बात करते हैं तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है यह पूछा जाता है, तो सोमदेव इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गुलामगिरी ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, इसी प्रकार करके आपके ये रचयिता और ग्रंथ या बुक के नाम आ रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में देखते चलिएगा। ठीक है, अगला है पुस्तक या थ्योरी। ठीक है, पुस्तक नहीं पूछा गया था, मे भी आपका थ्योरी पूछा गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है उसको किसने लिखा है। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है जो कि दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन वेल्थ ऑफ वेल्थ पुस्तक है जो कि लिखी है, इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं। भारत के धन निकासी की व्याख्या करता है और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी से और आपको क्या याद रखना है, तो इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का ग्रैंड पिता। ठीक है, इन्हें को कहा जाता है। इसके अलावा आपका जो INC था यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1886 में जो कि कोलकाता में हुआ था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष देश में लोकतांत्रिक बना था। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि सन 1950 में जो भारत है 1950 में भारत है
वह क्या बना था। ठीक है, ऑप्शन में लोकतांत्रिक दिया गया था और कुछ कुछ दिए गए थे, जिसका राइट आंसर आपका लोकतांत्रिक ही होगा। भारत 1950 में 26 जनवरी के दिन भारतीय गणराज्य का इतिहास शुरू होता है और 15 अगस्त 1947 को देश के ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी ने कोई भी पद स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, और 1950 के नए संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बना दिया। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होने के बाद भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फुटबॉल के गेंद का आकार कैसा होता है। ठीक, आकार क्या है, यानी कि आपसे रेडियस पूछा गया था। तो ये मान लीजिए आपका फुटबॉल है, तो दोस्तों आपका इसका रेडियस पूछा गया था। ठीक है, तो इसका रेडियस की बात करते हैं तो इसका रेडियस दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा गया है और 27 से 28 इंच की परिधि में मापी जाती है। तो 27 से 28 इंच का राइट आंसर होगा। अगर आपसे इसका वजन पूछा जाता तो इसका वजन 14 से लेकर 16 औंस तक होता। ठीक है, इसके अलावा जो फुटबॉल है, फुटबॉल जो खेला जाता है उसके फील्ड की लंबाई की बात करेंगे तो 100 मीटर होता है और 100 मीटर से लेकर 110 मीटर तक होता है, या 110 से लेकर 100 मीटर जो भी है इसके आसपास ही होता है। और फील्ड की चौड़ाई की बात करते हैं तो 64 से लेकर 75 मीटर तक होता है। ठीक है, पेनाल्टी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसे 18 यार्ड बॉक्स या पेनाल्टी बॉक्स के रूप में जाना जाता है। यह आयताकार मैदान के प्रत्येक छोर पर स्थित होता है और गोल लाइन से 16.5 मीटर यानी कि 18 गज तक फैला होता है और 14.3 मीटर यानी कि 44 गज चौड़ा होता है। गोल एरिया की बात करते हैं तो ये गोल लाइन से 5.5 मीटर 6 गज तक फैला होता है और 16.5 मीटर 18 गज तक चौड़ा होता है। गोल का आकार की बात करते हैं तो फुटबॉल गोल का जो मानक ऊंचाई होता है 7.32 मीटर होता है यानी कि 8 फीट, और चौड़ाई की बात करते हैं तो इतना ही होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मीटर गलत लिखा हुआ है, 24 फीट होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नर आर की बात करते हैं तो 1 मीटर होता है। केंद्रीय वृत्त की बात करते हैं तो 9.5 मीटर होता है। और फुटबॉल की बात करते हैं तो एक टीम खेल है जो 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा खेल है जो कि आपका 45 मिनट के 2 आधे भाग में होता है। 45 यानी कि 90 मिनट का खेल होता है। 45 मिनट का एक हाफ और 45 मिनट का एक हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका महेंद्रगिरी होगा। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो गजपति जिले के परला खेमेंडू में स्थित है। यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कोरापुट में देवमाली के बाद यह उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी घाट के विषय में कुछ देखें तो पूर्वी घाट असंतत और कम ऊंचाई वाला पर्वत श्रृंखला है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी जैसी नदियाँ पूर्वी घाट को नष्ट करती है। जावरी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रृंखला, नल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण में तमिलनाडु तक का तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से से होकर गुजरता है। इसके अलावा 1690 मीटर की ऊंचाई के साथ जिंदागारा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था चोटी, लेकिन बात करेंगे पर्वत का तो इसका राइट आंसर जिंदगारा होगा, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अन्नामुडी का। अन्नामुडी की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये आपका अनाईमुडी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। केरल में स्थित एक पर्वत है जो एर्नाकुलम और इडुक्की जिले के बीच की सीमा पर है। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अन्नामुडी नाम का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का शेर। अन्नामुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट के विषय में हम लोग कुछ देखें तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर चलती है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। यह विश्व के 8 जैविक हॉटस्पॉट में से एक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन के अनुसार पश्चिम घाट हिमालय से भी पुराना है। पश्चिमी घाट में कई वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट गुजरात के सोनगढ़ से शुरू होता है और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में स्वामीथोप के मारुंथवाज मलाई पर समाप्त होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका नीलगिरी पर्वत होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मदेव क्या है। ठीक है, तो ब्रह्मदेव की बात करते हैं
तो ब्रह्मदेव दोस्तों आपका एक दान में दी जाने वाला भूमि है, ठीक है, जो कि आपकी धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को हम लोग ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रह्मदेव क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड दिया गया होगा तो उसको भी आप लोग सही कर लेना है। इसके अलावा देवदान की बात करते हैं तो देवताओं को दान दी गई भूमि है। और अग्रहाकार की बात करते हैं तो पुजारियों की बस्ती को ही अग्रहाकार के नाम से है जो कि जाना जाता था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितने स्तर में विभाजित है, ठीक है। तो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बात करते हैं तो ये टोटल 3 स्तर में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली में संरचित है, जो प्रत्येक स्तर पर प्रदान किया जाने वाला स्वास्थ्य संसाधनों और सेवाओं में जटिलता और विशेषज्ञता के स्तर के अनुरूप है। अवसंरचना का यह पदानुक्रम स्थिरता और संसाधन प्रबंधन की अनुमति देता है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के 3 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर है, द्वितीयक स्तर है और आपका तृतीयक स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में किया था। वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमज़ोर मौसमी प्रवासी लाभार्थियों की आवाजाही पर नज़र रखता है। माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्देश्य प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका पुरंदर दास होता है। तो पुरंदर दास इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग तो ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना दास साहित्य शामिल है। त्यागराज, उनके समकालीन श्यामा शास्त्री और मुत्थुस्वामी दीक्षित को कर्नाटक संगीत का तरमूर्ति भी कहा जाता है, त्रिमूर्ति माना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपका इतना ही प्रश्न है जो कि मिला है, ठीक है। हम लोग को जैसे ही और प्रश्न मिलेंगे उसको हम PDF में दे देंगे। PDF कहाँ मिलता है आप लोग को मालूम होगा, टेलीग्राम पे मिलता है। तो आप लोग को टेलीग्राम से जाके जुड़ जाना है और वहाँ पर वेट करना है, शाम तक PDF को दे दिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वहाँ पर छोड़ दिया गया है। आप लोग चाहें तो उसको एक बार परचेस कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।